अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और तीन बड़े अहम सवालात हैं जिन पे आज हम बातचीत करेंगे। बुनियादी एक सवाल इलेक्शन 2024 के बारे में है, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ आखिरी मराइल में है। हल्का बंदियाँ जो हैं वो हतमी शक्ल उनको आलमोस्ट दे दी गई है और अगले 3 रोज़ के बाद हल्का बंदियाँ जो हैं उनको अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके बाद इंतखाबी शेड्यूल का मरहला होगा और उससे पहले इंतखाबी फहरिस्तें भी 5 दिसंबर तक जारी कर दी जाएंगी और फिर इंतखाबी शेड्यूल सामने आएगा। लेकिन अभी तक सियासी जमातें मुतमिन नहीं है। कोई एक सियासी जमात भी इस वक्त मुतमिन नहीं दिखाई दे रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार से। इसकी बुनियादी वजह क्या है? जिस जमात के लिए सब कुछ बिछाया जा रहा है फर्शेरा, वो जमात भी खुश नहीं है इलेक्शन कमीशन से। इनकी वजूहात तलाश करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मामला जो है कि ऐन उस वक्त पर जब इलेक्शन सर पर है, एक सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके इलेक्शन को कलअदम करार दे के कहा है कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। अब वो जमात चैलेंज करती है, यह इलेक्शन करवाती है। लेकिन अकबर एस बाबर साहब जो एक नज़रियाती कारकुन अपने आप को कहते हैं, PTI के साथ वाबस्ता रहे हैं, वो कहते हैं कि इंतखाबी निशान बल्ला नज़रियाती जमात को और नज़रियाती कारकुनों को मिलना चाहिए। तो ये मामलात किस तरफ बढ़ेंगे? और एक सवाल जो सबसे बड़ा अहम सवाल जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की सियासत के अंदर माजी में किरदार कुशी जो है उसको एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन विसाख जमहूरियत के बाद कुछ पाकिस्तान की सियासत के अंदर बेहतरी के आसार दिखाई दिए थे, लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों से एक बार फिर सियासी किरदार कशी तमाम कानूनी और इखलाकी हदों को फलांगती हुई दिखाई दे रही है। ये हम किस तरफ अपनी इखलाकी सियासी अक़दार को लेकर जा रहे हैं और सियासी जमातों को और तमाम अहम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या किरदार बनता है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमजद शाह साहब जो बार कौंसिल के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और शाहजेब गोंदल जो वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके भी मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। शाह साहब, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बताइएगा कि आपको जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, प्री पोल प्रोसेस, उसमें क्या ऐसी कमी नज़र आती है कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त ये सवालिया निशान लेके खड़ी हैं कि जनाब के इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा? आप समझते हैं वाकई कि कुछ ऐसा है गड़बड़ जिसकी वजह से सब शिकायत कर रहे हैं, या महज ये एक सियासी बयानबाजी है जो इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर नजर आती है? मुझे तो यूं लगता है कि जैसे ये सियासी बयानबाजी है। मतलब एक वो पार्टी है जिसको शायद एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती, तो दूसरे इसलिए इस बात का शोर मचा रहे हैं कि कल अगर वो जीत गए तो वो भी कहें कि हमें भी एतराज़ था लेकिन हमने उस मुश्किल वक्त में इलेक्शन लड़ दिया एतराज़ के बावजूद। मुझे तो यूं लग रहा है कि ये पॉलिटिकल वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या आइंदा के लिए अपने लिए ग्राउंड तैयार करने के लिए कि अगर जीत जाएं तो कई मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा है तो लोगों ने हम पे एतमाद किया। हारने वाली पार्टी क्योंकि अगर वो एतराज सिर्फ करती रहेगी, बाकी नहीं करेंगे, तो वो कहेंगे जी इनके साथ मिले हुए थे इसलिए ये एतराज नहीं कर रहे थे। मुझे यूं लगता है पीपल्स पार्टी का ये तो ये समझ में आता है कि इत्तेहादी रहे हैं PDM के और PMLN के अंदर से आवाज़। जावेद लतीफ़ साहब भी आपने देखा होगा बार बार ये कहते हैं कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब तो ये आज उन्होंने कहा कि अगर फतह भी हो गई तो हम समझते हैं कि ये शिकस्त होगी, इलेक्शन प्रोसेस को फेयर नहीं कह रहे। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि जो पार्टियां इस वक्त मंजूर नजर हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो आ सकती हैं, उनके लिए पॉलिटिकली ये बेहतर है कि वो कहें कि हमें इस प्रोसेस पे एतराज है, ताकि वो जीत जाएं तो वो ये ना कहें कि जी हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी, बल्कि हमारे लिए भी वैसी मुश्किलात थी जैसी PTI के लिए, जैसे पीपल पार्टी के लिए, जैसे किसी और के लिए थी। तो हम भी खुश नहीं थे लेकिन फिर भी हम इस प्रोसेस में जीते। तहरीक इंसाफ के हवाले से आप समझते हैं कि उनका जो गिला है कि उनको जलसे नहीं करने दिए जा रहे, या जुलूस, रैलीज, वर्कर कन्वेंशन, इवन जो अभी उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी जो डिसीजन हुआ वो कई 2-3 महीने महफूज रखा गया, और अभी एन उस वक्त जब इलेक्शन की तैयारी हो रही है, अनाउंसमेंट हो रही है मुख्तलिफ चीज़ों की, तो उस वक्त कहा जा रहा है कि आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI का जो है ये ठीक है, इनके ये समझते भी हैं और नजर आ रहा है, लेकिन असल में PTI का आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब इन्होंने
انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تھا تو وجی الدین صاحب جو بہت بڑی ہستی ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر، اور پی ٹی آئی میں وہ تھے، چیف الیکشن کمشنر تھے پارٹی کے اندر سے، انہوں نے اس کو قلعدم کر دیا تھا۔ دوبارہ جس وقت ان کا ابھی ان کی پارٹی جو جب بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ان پہ بے پناہ اعتراض آئے، کیونکہ ان کا قانون یا ان کا آئین بنانے والے لوگ جو تھے ان کے ذہن میں اس پارٹی کو ایک نئے انداز میں بنانے کا پلان تھا، اور لیکن یہ پارٹی جس وقت اقتدار میں آئی تو یہ اسی طرح آئی جس طرح باقی پارٹیاں بن کے آتی ہوتی ہیں۔ وہ والی سوچ جو بیسک اس کو بنانے والی سوچ تھی وہ پھر اس جگہ پہ پریویل نہیں کر رہی تھی، لیکن لکھا ہوا سارا کچھ ان کا تھا۔ تو ویسے انٹرا پارٹی الیکشن نہ پی ٹی آئی کے ابھی ہوئے ہیں، اور وجی الدین صاحب تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی پریشر میں آ کے انہوں نے وہ الیکشن قلعدم کیے تھے، وہ تو ان کے اپنے تھے، اندر سے تھے۔ تو کبھی بھی ان کے انٹرا پارٹی الیکشن اکارڈنگ ٹو جو کانسٹیٹیوشن آف پی ٹی آئی ہے اس کے مطابق نہیں ہوئے، اور اس دفعہ بھی ان کو اسی کا نقصان۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر یہ 3 مہینے پہلے فیصلہ آ جاتا زیادہ بہتر نہیں تھا؟ آرڈر میں تھا کیا تو زیادہ بہتر تھا کہ 3 مہینے پہلے آ جاتا، لیکن انہوں نے ایک ایسی کمزوری چھوڑی ہوئی تھی جو ان کو پتا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے، تو جب وہ فیصلہ نہیں بھی کر رہے تھے تو یہ خود ہی اپنے الیکشن جو تھے نئے سرے سے کر سکتے تھے، ان کے پاس تو تھا نا اختیار، ان کو تو پتا تھا کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ شاہ زیب گوندہ صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، بہت سی چیزیں میرے سمجھ میں آتی ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے خاص طور کے اوپر پنجاب اور کے پی میں، لیکن جو نقطہ جمال شاہ صاحب اٹھا رہے ہیں اور یہ امجد شاہ صاحب اٹھا رہے ہیں کہ وہ کہ آپ کی پارٹی کی کانسٹیٹیوشن اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے، اور جسٹس وجی الدین کا ریفرنس انہوں نے دیا، اور بالکل ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کو خود بھی ایک دفعہ قلعدم قرار دیا تھا، تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا؟ دیکھیں خالد صاحب، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ کنڈکٹ نہیں ہوئے۔ شاہ صاحب ہمارے استاد ہیں، بڑے ہیں، ان کی رائے بہت مقدم ہے، لیکن ایسا ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے اور وہ الیکشن کمیشن کو سبمٹ کرا دی، تو پھر اس کے اوپر یا تو ان کو وہ وڈرا کرے، یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دیتا ہے، ٹریبونل کو ڈیسیژن دیتا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے، تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دوبارہ سے یا تو قانونی چارہ جوئی اس کے خلاف کریں یا دوبارہ سے الیکشن کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس کو کنڈکٹ کروائیں۔ لیکن اگر آپ کا ٹریبونل جو ہے وہ 72 ڈیز اس کو ہولڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور این الیکشن کے ٹائم پہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے، تو دیٹ از ناٹ فیئر۔ جہاں تک انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات ہے، میں بالکل اس چیز سے، چونکہ میں کوئی پارٹی کا عہدیدار نہیں ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، بینگ اے پرسن آف لا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر جو جمہوری جماعت ہے اس کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر نہیں ہونے چاہیے، یہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہونے چاہیے، یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ہونے چاہیے، خواہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہو۔ اور یہ ہم سارے واقف ہیں کہ آلموسٹ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، وہ کوئی ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوتا، اس میں جو پبلک ریپرزنٹیشن ہے وہ پراپر اس طرح سے نہیں آتی، خواہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہو، لیکن پھر یہ ساروں کے لیے یکساں طور پہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، ہمیں آپ کی جو بات ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ تحریک انصاف یا ان کی لیگل ٹیم جو کویشچن ریز کرتے ہیں، یہ چیز اگر شاید خاقان عباسی صاحب یا جویل لطیف صاحب یا بلاول بھٹو صاحب تکرار کے ساتھ کر رہے ہوں، اور پھر ان حالات کے اندر پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان بھی اگر آ جائے کہ مغربی سرحد کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہے اس وقت ہے، اور مغربی سرحد پہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن پھر ساتھ انہوں نے وضاحت بھی کی کہ نہیں، اس کو سیاسی معاملات کے ساتھ یا الیکشن کے ساتھ نہ جوڑا ہے، ہم پر امید ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ تو یہ جو پر امید کا لفظ ہے، اب تو یقین کامل ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی ہے اور 90 ڈیز کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اگر پاس ہو بھی ہے اسے چلے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہلکا سا کوئی اشارہ نظر آتا ہے کہ شاید کوئی معاملہ بہت سے لوگ جو ہیں کہ سوالیہ نشان پیدا کر رہے ہیں، آپ کو فیل ایسا ہوتا ہے کچھ؟ خالد صاحب، اس میں مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا۔
अच्छा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केयर टेकर सेटअप, इलेक्शन कमीशन, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एंड फेयर और पीसफुल इलेक्शंस जो हैं वो उसको इंश्योर करेंगे। अब अगर वही बैठ के कह रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है, भाई किससे उम्मीद है? कोई और इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहा है, ये किसी और का डिसीजन है, ये किसने करना है? आप इसी एक काम के लिए आके यहाँ पे बैठे हैं और आप इसके लिए आंसरेबल हैं। आप तो ये कह ही नहीं सकते कि हमें उम्मीद है। या तो मैं कहूं कि मुझे उम्मीद है कि केयर टेकर सेटअप या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो 8 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, जजमेंट के बाद डेट आई है, उसके ऊपर इलेक्शन इंश्योर करेगा। खा मुल्क के अंदर जो है वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी के मामलात हैं या इकोनॉमिक इवन स्टेबिलिटी वो उस तरह से नहीं है, वो तो पाकिस्तान में खैर कभी भी नहीं रही है। हमेशा से सिक्योरिटी खदशात भी होते हैं, सारा कुछ होता है। मेरे जैसा, आप जैसा एक आम पाकिस्तानी जिसको इस जिम्मेदारी से ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, वो तो ये कहे कि हम पुर उम्मीद हैं कि होते हुए नजर आ रहे हैं, तो समझ में आता है। भाई जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किससे उम्मीद लगा के बैठे हुए? वो क्यों कह रहे हैं कि हम पुर उम्मीद हैं? आपका काम है ये, आपकी ये जिम्मेदारी है। मेरी तो समझ से बाहर है उनकी ये स्टेटमेंट कि वो पुर उम्मीद है। उनको किससे उम्मीद है? शाह साहब, आप क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट को? मतलब चीफ जस्टिस साहब ने तो अपने फैसले से पहले भी कहा कि जी कि हमें मायूसी नहीं फैलानी, हम फैला भी नहीं रहे मायूसी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये जो स्टेटमेंट है, आपको कोई ऐसी फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं दोबारा सिक्योरिटी या इस मामले के अंदर जो है कि कुछ इसमें कुछ डिले हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है? मैं अपने छोटे भाई से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हम सारों को पता है, अगर आप अपनी 70 साल तारीख देखें तो ये जितना भी निगरान सेटअप होता था वो भी आम लोगों की तरह ही होते हैं। उन बेचारों के पास जो जब इलेक्टेड ये पार्टियों की हुकूमत होती है, आप खुद सोचिए, पीटीआई की गवर्नमेंट थी 4 साल और इमरान खान साहब कहते थे मेरे पास तो अख्तियार ही कोई नहीं था, तो ये तो है ही निगरान है। तो ये जो बात करते हैं इन्हें करनी नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो बैठे हैं उन्हें उम्मीद नहीं कहना चाहिए, उन्हें वो कहते हैं कि यकीन है कि होने होंगे, क्योंकि वो तो आए ही इलेक्शन कराने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा शाह साहब, एक जब ऐसी इतलात थी गुज़श्ता रोज़ हमने कुछ देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़त लिखा हुकूमत को, केयर टेकर गवर्नमेंट को, और उसमें ये कहा गया जी कि सिक्योरिटी एहलकार की अवेलेबिलिटी बताएं चारों सूबों के अंदर और मरकज़ में इस्लामाबाद में, ताकि फिर कुछ सिक्योरिटी प्लान बनाया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करता है हुकूमत को कि जनाब हमें इतने लोग दरकार हैं, वो फराम किए जाएं, और फिर गवर्नमेंट जो है वो कहती है अच्छा जी कितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कितने पुलिस में, कितने आपको आर्मी या रिजर्व्स या रेंजर कहाँ से लेने हैं, तो वो गवर्नमेंट करती होती है। लेकिन ये अवेलेबिलिटी का पूछना जो है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो इलेक्शन कमीशन के, आप समझ रहे हैं वो प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा? ये वैसे मुझे भी इस पे अफसोस ही होता है कि इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कराना है, उनका काम बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि उन्हें चाहिए कि हमें जी 1000 बंदा चाहिए, इतने सिक्योरिटी 10,000 सिक्योरिटी एहलकार चाहिए, इतने हमारे पोलिंग स्टेशन है, इस पे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, सिंपली डिमांड लिख के भेजेंगे। मतलब उनका इतना अख्तियार है कि वो किसी सरकारी मुलाजिम की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होने देते। तो ये कहना कि जी कितने अवेलेबल होंगे, अवेलेबल का क्या मतलब है? कोई पहली दफा इस मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन तो होते रहे हैं और सबको पता है, इलेक्शन कमीशन के पास अपना पूरा रिकॉर्ड मौजूद है पिछला, उन्हें पता है कि कितने सिक्योरिटी एहलकार कौन कौन से पोलिंग स्टेशंस पे कितने कितने इससे पहले लगे होते थे, उतने एक रिक्वायर करें कि इतने हमें चाहिए, ला के दें तो आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ कि ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन का भी मौजूद है, इलेक्शन कैंपेन का भी मौजूद है, पाकिस्तान के तमाम कवानीन, पेमरा, कोड ऑफ कंडक्ट, हर चीज़ हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद हमारी, जो मैंने स्टार्ट में भी कहा कि ये जो हम सियासी किरदार कुशी शुरू कर देते हैं, अब मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, मौजूदा हालात के तनाजुर में ये ज़रूरत पड़ी सवाल करने की, हमने पाकिस्तान में किसी सियासी लीडर को नहीं छोड़ा, खा वो ख़वातीन हो या मर्द हों, और बिलखसूस ख़वातीन को हम निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं निशाना बनाने के लिए भी। ये हम किस इखलाकी कानूनी पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और हमें इसमें बैसियत कौम, इदारों को, और जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, पेमरा है, हुकूमत है, सियासी जमातें बताते खुद भी हैं कि हमें
क्या किरदार अदा करना चाहिए, इससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? मैं जवाब दूं इसका? जी शाह साहब प्लीज। शाह साहब, शाह साहब आप बात कर लें, फिर गोंदल साहब। जी, मैं इसमें ये कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी माँ की है, फिर हमारे बाप की है। वो हमें घर से ये सबक सिखाते हैं कि किसी की बहन, किसी की माँ, किसी घर के बारे में आपने बात नहीं करनी कि ताकि आपके वालिदैन को या आपके बहन भाइयों को कोई कुछ ना कहे। जब इस नजरिए से हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो न पैमरा के कानून, न पार्टी का कानून, न किसी कानून की जरूरत होती है। मसला यह है कि जिसकी घर की तरबियत ठीक नहीं है, पूरी दुनिया के कानून बना लें, उन्होंने गांधी करना है। और ये इंतहाई अफसोसनाक है, चाहे वो इमरान खान साहब की फैमिली के बारे में हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की फैमिली के बारे में हो, चाहे वो भुट्टो खानदान के बारे में हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी शख्स के बारे में हो। मैं कहता हूं कि ये इंतहाई अफसोसनाक है और ये हमारी वाकई पस्ती है। और इसका मतलब ये है कि हमारी माएँ हमारी तरबियत ठीक नहीं कर रही। और इस लेवल पर कि हम कौमी जो हमारा मीडिया है उस पर बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के हम किसी की माँ बहन के बारे में बात करें, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करें, तो इसका मतलब है कि घर के तो घर, मेरा तो इसका मतलब है कि मेरे माँ बाप की तरबियत भी ठीक नहीं है कि वो भी खुश होते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उनकी औलाद हूँ। मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि सारे कवानीन भी हैं, सारी सजाएं भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी माओ की है और तरबियत का पहलू है। जी गोंदल साहब, आप इस शाहज़ेब गोंदल साहब। अच्छा खालिद भाई, इसमें देखें शाह साहब की नॉट विद स्टैंडिंग, जो शाह साहब कह रहे हो बिल्कुल दुरुस्त बात है, तरबियत का फुकदान है, लेकिन इसकी एक सिस्टमैटिक रीजन है, ये एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है। अब बेसिकली जब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो सिस्टम की रूलिंग एलीट है, जो माइनॉरिटी का एक ग्रुप है लोगों का, जो फॉर द पास्ट 76 ईयर्स वही लोग, वही खानदान जो हैं, वही पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार हैं, इक्तदार के ईवानों में आते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैं, वो इससे इररिलेवेंट रहते हैं। ये एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है कि वो जो पॉलिसी इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं, उसके ऊपर उनको रेलिवेंट नहीं करना चाहते। ये टारगेट ऑडियंस कौन सी है, वो आपस में एक दूसरे को नहीं बता रहे होते, या ये जो प्रोपेगेंडास लॉन्च होते हैं, इसकी टारगेट ऑडियंस पीपल ऑफ पाकिस्तान है। दे वांट देम टू बी एंगेज्ड देयर पर्सनालिटीज के ऊपर, पैटी इश्यूज के ऊपर, बिकॉज इफ दे वुड लेट देम जॉइन इन नेशनल डायनामिक्स ऑन पॉलिसी इश्यूज, और उनकी ओपिनियन या उसको वो फॉर्मुलेट करने का उसी प्रोसेस के तहत होगा ना, जब वो इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। दे हैव नेवर डिड इट। तो ये मेरे ख्याल से सिस्टम को सूट करता है कि ये पर्सनालिटी या जो पर्सनल चॉइसेस हैं या जो पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर अगर आप क्रिटिसाइज करें और उसी को प्रोपेगेंडा के अंदर भी लाएं, ताकि जो इररेलेवेंट लोग हैं सिस्टम के, जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही है, वो कभी भी जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनसे वो कभी अवेयर ना हो पाए। और ये उनके भी, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, जितने भी सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, वो ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द डे फर्स्ट सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी का चैंपियन है यूएसए, इट टुक हिम 200 years काले को इंसान समझने में। तो उन लोगों ने ये सारी चीजें अचीव इसी तरह से की हैं कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा बने। उनकी जो मैसेज हैं, जो पब्लिक है, पॉलिसी इश्यूज के ऊपर उन्होंने एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना पब्लिक डोमेन के अंदर शुरू किया, तो फिर पब्लिक उस एम्बिट के अंदर आई, उस फोल्ड के अंदर आई, और उन्हें पता चला कि हमने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है और हमने अपनी ओपिनियन मेकिंग कैसे करनी है। जी, तो बेसिकली मुझे तो लगता है कि इसका ये एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है कि उनको सिर्फ पर्सनालिटी की हद तक रखो, पॉलिसी इश्यूज या नेशनल डायनामिक्स के अंदर उनको शामिल मत नहीं करना। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब गोंदल आपका भी, और अमजद शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तौर के ऊपर हमें तरबियत के साथ साथ जो पॉलिसी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी फोकस करना होगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत हम जारी रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन प्रोसेस अभी शुरू हुआ है लेकिन इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगलियां उठा रही हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तमाम सियासी जमातों के लिए, और बशमूल उस जमात के जिसके बारे में तमाम सियासी जमातों की राय है कि उसके लिए तमाम रियासती इदारे जो हैं कि वो तमाम तर सहूलियात फराम कर रहे हैं, PMLN के ऊपर ये उंगली उठाई जाती है। उस जमात में से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये सूरत हाल क्या है? इलेक्शन से पहले कौन से ऐसे ज़रूरी इकदाम होते हैं जिनसे ये यकीनी बनाया जा सके कि जिसमें तमाम जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर हैं वो मुतमिन हों, और फिर इलेक्शन प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं मिसेज़ मुसर्रत कदीम साहिबा, जो फाफेन इदारा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, उसकी सरबराह हैं, चेयरपर्सन है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा मुसर्रत साहिबा आपका। ये बताइएगा कि आप एक तवील अरसे से आपका इदारा इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करता है, प्री पोल भी, ड्यूरिंग पोल भी और आफ्टर पोल भी। इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 फरवरी 8 को, क्यों सियासी जमातें तमाम जो हैं कि इस वक्त बेचैन दिखाई दे रही हैं और ये कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? ऐसा आपको भी नज़र आ रहा है या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी चल रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वासिम जी। देखिए, एक आम पाकिस्तानी को भी ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है वो कुछ पार्टीज़ के साथ या ख़ास सलूक हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। मीडिया में भी उस तरह नज़र नहीं आता कि सबके साथ एक बैलेंस्ड किस्म का रवैया है। तो ज़ाहिर है कि वो ग्रीवेंसेस तो डेवलप होती हैं बाकी पार्टियों की, जिनको आप मौका नहीं देते उस तरह जिस तरह एक या दो पार्टीज को मिलता है। तो वो तो बहुत ऑब्वियस है, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर हर एक को जो है वो इस बहस में आना चाहिए कि इस तरह क्यों होता है पाकिस्तान में हर दफ़ा इलेक्शन से पहले, और इसको हम किस तरह से, ऑफ कोर्स हमारे इलेक्शन एक्ट में बिल्कुल क्लियर दिया गया है कि इलेक्शन के से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद के जो हैं वो प्रोसीजर्स बड़े सेट हैं। और मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान का जो एक्ट है 2017 का, वो एक बहुत बहुत अच्छा एक्ट है। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ट्रू स्पिरिट में हो जाए तो हम बेहतरीन तरीके से जो है जमहूरी निज़ाम को आगे ले जा सकते हैं, जिसकी जो इकाई है वो सबसे पहले जो है मतलब उसका ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शन कंडक्ट करना है। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हल्का बंदियाँ सबसे अहम मरहला होता है जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। इनिशली जारी भी की गई, उसके ऊपर कुछ एतराज़ात आ रहे हैं और अभी 30 नवंबर तक उनको हतमी फहरिस्त जो है सामने आएगी, फिर वोटर लिस्ट भी आ जाएगी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। तो इस प्रोसेस में इस वक्त तक आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या चल रही हैं हल्का बंदियों के हवाले से, या एतराज़ात जो सामने आए हैं ये जेन्युइन हैं और माजी में जो है कि इतनी नहीं होती जितनी इस दफ़ा, अगर इनकी नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स देखा जाए जो एतराज़ात हैं वो 2-3 गुना ज़्यादा है एज़ पर 2018 इलेक्शन, उसमें देखा जाए तो? हम तो इस वक्त इसका ऑडिट कर रहे हैं, तो इस वक्त मैं बहुत क्लियर आपके सामने इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो एनेक्डोटल हो जाएगा। हम तो आपको पता है कि फील्ड में और ग्राउंड रियलिटीज़ को बेस करके फिर अपनी रिपोर्ट पब्लिक करते हैं। तो उस रिपोर्ट की या उस जिस वक्त हम उसका ऑडिट चल रहा है उससे पहले मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर पाऊंगी। डेफिनेटली, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन अगर एज पर पास प्रैक्टिसेस देखें हम कि प्री पोल जो इन्वायरमेंट होता है, कुछ आपने इशारतन कहा कि एक ख़ास जमात को स्पेस नहीं मिल रही ना पब्लिक रैलीज़ के अंदर, जलसे जुलूस के हवाले से मीडिया के ऊपर भी, और एक जमात को आप बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है और तमाम उसको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। लेकिन जिनको फैसिलिटेट किया जा रहा है उनके लोग भी ये कह रहे हैं कि जी कि हमारे लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये हमें बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ हमें नज़र आ रहा है सब कुछ उनके लिए जैसे फर्शेरा बिछाया जा रहा हो, लेकिन फिर वो भी ये कहें कि नहीं हमारे लिए ऐसी कोई सहूलत नहीं है। तो फिर ये मामला क्या है? ऐसा है कि मुझे नहीं समझ आ रही है कि व्हाट एल्स दे वांट, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसके बाद तो मतलब चूंकि मैं एक बड़े न्यूट्रल इदारे को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन अगर एक आम पाकिस्तानी इसको देखते हैं तो वो तो यही कहेगा ना कि इसके बाद तो ये है कि आपको दरवाज़ा खोल के दे दें कि आइए यहाँ पर बैठ जाइए।
शाहिद खाकान बाइस साहब का बयान शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, वो ये कह रहे हैं कि इस बार अगर जो फतह भी हुई तो वो फतह नहीं शिकस्त होगी। आप ये क्या समझ रही हैं कि वो इशारा उस तरफ कर रहे हैं जिसकी आप निशानदेही कर रही हैं कि फेयर प्ले नहीं हो रहा या एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है सबके लिए? जो वो बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये कि वो दो ज़ूमानी है, वो हिडन एक उसका मीनिंग ये भी तो है कि जमहूरियत का मतलब है कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाने के लिए मेजॉरिटी की वॉइस को जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और उसका मतलब उसका मकसद ये है, जमहूरियत का मकसद ये है कि हर एक को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं उसमें हर एक की राय शामिल हो, और वो राय जो है उसके लिए आप मौका देते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो इसका ये समझ तो ज़रूर आती है कि देखें, अगर 40% लोग एक पार्टी के पीछे हैं, 10% किसी और के, 20-30, तो इसका मतलब है वो सारी जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन उसी तरह से पार्लियामेंट में होगी। लेकिन अगर आप कुछ को ज़्यादा मौका देते हैं कि वो जो 40 की बजाय 60 हो जाए, तो वो 60 को बनाने के लिए जो है मेरा ख्याल है फिर वो जमहूरियत नहीं होगी। और मैं इसी के तरफ शायद हाकाना बायसी साहब ने भी इशारा किया हो कि ज़बरदस्ती आप किसी को भी ये कुर्सी या ये पार्लियामेंट में जो है जगह नहीं दे सकते, अनलेस एंड अनटिल हर एक जो सिटीजन है पाकिस्तान का वो अपनी राय जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में पहुंचाए, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के तहत जो है वो उनके साथ, सबके साथ जो है वो जिसे आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अदरवाइज ये जमहूरियत का जो हम प्रचार करते हैं शायद वो फिर उस तरह की जमहूरियत नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। एक पाकिस्तान में जमहूरियत होती है कि कौमी सतह के ऊपर इंतखाबात होते हैं, अवाम हिस्सा लेते हैं, फिर एक जमात के अंदर अपना भी एक जमहूरी कल्चर होता है जहाँ पे उनका अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उनके अपने इलेक्शन होते हैं और उन इलेक्शन को मॉनिटर भी किया जाता है इलेक्शन कमीशन में। रिसेंटली जो पीटीआई का तनाज़ा सारा हुआ और उसके अंदर अभी एक जजमेंट थी जो महफूज थी, अब उसको अनाउंस किया गया और कहा गया जी कि 20 दिन के अंदर आप इलेक्शन करवाएं, अदरवाइज़ आपका जो इंतखाबी निशान है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। तो इस डिसीजन को जितना अरसा उसको महफूज रखा गया, जितना अरसा वो प्रोसेस चलता रहा, और फिर इसको अगर हम मुवाजना करें दीगर सियासी जमातों के इलेक्शन प्रोसेस को, ज़रा वो भी बताइएगा एक आम आदमी को कि इलेक्शन प्रोसेस विद इन पोलिटिकल पार्टी होता क्या है, और उसमें अगर कुछ प्रोसीजर्स मिस्टेक्स हों तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सियासी जमातों के लिए। सबसे पहले तो ये कि लॉ जो रिक्वायर करती है कि पार्टी जो हैं वो इलेक्शन होल्ड करें, वो अपने हर पार्टी के अपने आइन के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन होल्ड करने हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जो लॉ है वो इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर मिनिमम्स ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन एक्सरसाइज जो है समटाइम्स इट सीम्स कि ये टोकेनिस्टिक है, मतलब ये कि सिर्फ ये दिखाने के लिए है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनसे रिपोर्ट तलब करती है कि जब वो अपने इलेक्शन होल्ड करते हैं तो वो रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जानी चाहिए। लेकिन वहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो उसकी इंडिपेंडेंस को वेरीफाई किया जा सके। मतलब जो इलेक्शन पार्टीज के अंदर होते हैं, अगर आप हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें तो हम कहते हैं कि 90s में इनकी बड़ी इंडिपेंडेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते थे। 90s ऑनवर्ड जो हुआ क्या है कि पार्टीज के जो इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, उसमें आपके सामने वही लोग बार बार उन सीट्स पे आ रहे हैं, और एक डेमोक्रेटिक जो एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो है वो हर नीचे लेवल के लोगों को भी, मतलब पोटेंशियल जो लीडर्स हैं हर लेवल के, उनको आगे आना चाहिए पार्टी की लीडरशिप में, वो हम नहीं देख पा रहे। और ख़ास लोग जो हैं, एक ख़ास तबके के लोग जो हैं वो एक हर पार्टी में सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए जो है जब तक कि इलेक्शन कमीशन जो है इसको ऑब्जेक्टिवली ये ऑब्जर्व नहीं होते इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उनकी जो रिपोर्ट है वो उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि ये वाकई ही इसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट के तहत हर एक को मौका दिया गया है, इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर एक की है, हर लेवल की है,
इंक्लूसिव है ये इलेक्टोरल प्रोसेस विद इन द पार्टी, तो मेरा ख्याल है फिर इस तरह के टोकनिस्टिक इलेक्शन से जमहूरियत की स्पिरिट जो है डेफिनेटली इफेक्ट हुई है, और अब हम देख रहे हैं कि वही चेहरे बाहर बार बार आते हैं। एक चीज़ और बात बड़ा आती है मसला हमने कि देखा अगर सियासी अगर जमातों जी एक और जो इशू बड़ा गया है सियासी जमातों के अंदर वो ये है कि अक्सर सियासी जमातों के इलेक्शन में बिला मुकाबला इंतखाबात हो जाते हैं। मासवाए एक दो जमातों के हमने जमात इस्लामी है जिसके अंदर हमें पूरा इलेक्शन प्रोसेस नज़र आता है, जहाँ पे कैंडिडेट आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बेशतर जमातों में बिला मुकाबला ही हो जाते हैं। ये भी मेरा ख्याल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर जो है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि ये एक तवील अरसे तक बिला मुकाबला कल्चर चल रहा है पाकिस्तान में। इसी की तरफ मैंने आपको इशारा किया कि एक खास किस्म के लोग बार बार वही चेहरे आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि उनके मुकाबले के लिए उसके पार्टी में अगर कोई उठेगा, और हमने देखा भी है माजी में कि जिसने भी मुकाबले की कोशिश की है या उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई है, तो वो फिर कल पार्टी में नहीं रहे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस प्रोसेस को जो है, हालांकि हम कहते हैं कि चूंकि इलेक्शन सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक फ्री है, जिस तरह की हमारी और एसोसिएशंस जो बनती हैं उसके ऊपर कोई स्ट्रेंजेंट ऑब्जर्वेशन या प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए कि ये करें या ये ना करें, लेकिन कम से कम जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ही इसको जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें किसी किस्म की लॉ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इनके अपने प्रैक्टिसेस होने चाहिए। और आपने फिर पूछा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज ये रिपोर्ट दे दे और वो इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्टेबल ना हो तो क्या होता है, तो उसमें होगा ये कि चूंकि ये 2155 जो है इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है, उसके मुताबिक क्या होगा कि इनएलिजिबल हो जाएंगे कि उनको कोई इलेक्शन का सिंबल मिले उस पॉलिटिकल पार्टी को, और दे विल नॉट, उनको जो है उस सिंबल के तहत ज़ाहिर सिंबल नहीं मिलेगा, तो फिर वो इलेक्शन में उस तरह से उस सिंबल को इस्तेमाल नहीं करेंगे और नहीं कर सकेंगे जो उनकी पार्टी का सिंबल होता है, और फिर वो शायद इलेक्शन, जाहिर है कि वो इलेक्शन में भी उस तरह से हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो ये जो हमारा एक्ट है, ये जो इसके जो समझें कि सज़ा है, जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो यही होती है कि सेक्शन 215(5) के तहत जो इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत जो है उनको फिर जो है वो सिंबल नहीं अलॉट किए जाएंगे। तो इसकी सज़ा आखिरी चीज़ बड़ा ब्रीफली बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन का भी तहरीक इंसाफ के मामले में फ़ैसला हुआ कि तकरीबन 3 महीने महफूज रखा फ़ैसला, और बिल्कुल ऐन ऐसे वक्त पे आके सुनाया जब इलेक्शन अभी प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, 2 हफ्तों के बाद शेड्यूल अनाउंस हो सकता है, और उन्हें ये कहा गया है जी कि वो इतने ही 20 दिनों के अंदर इलेक्शन करवा लें। तो ये इज़ इट गुड डिसीजन, टाइमली और बेलाफाइडी है कि इसके ऊपर बहुत से एतराज़ भी किए जा रहे हैं सियासी जमातों की जानिब से कि ये आपने महफूज रखा है इतने अरसे और ऐसे वक्त पे दे रहे हैं कि जब इलेक्शन प्रोसेस में जाना है तो पार्टी अपना इलेक्शन करे या उधर जाए। इसका कुछ मकसद ही होगा, मैं ये नहीं कह सकूंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये एक इस तरह का डिसीजन है जिसके ऊपर सबको पता होना, हम सबको पता है कि ये इस वक्त ये फैसला क्यों आया है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि अगर पीटीआई चाहे, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होता, नॉमिनेशन होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में आप देख लें, हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर नॉमिनेशन ही पार्टीज ने करना है तो पॉलिटिकल जो पीटीआई है दे शुड गो अहेड और वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इलेक्शन तो है नहीं, नॉमिनेशन है, तो वो नॉमिनेशन तो कोई भी किसी वक्त कर सकता है। बहुत शुक्रिया मुसरत कदीम साहब हमारे साथ बातचीत की। फाफेन की चेयरपर्सन है, और सियासी जमातों को, जहाँ मुल्क के अंदर हम जमहूरियत की बात करते हैं, सियासी जमातों के अपने अंदर भी एक जमहूरी कल्चर को डेवलप करना होगा। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी इसी प्रोग्राम का जो बातचीत है वो सिलसिला जारी रखेंगे, और बिलखसूस सियासत के अंदर जो सियासी किरदार कुशी का एलिमेंट जो है वो गालिब होता हुआ नज़र आ रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम के एक हिस्से में बातचीत करें कि हम सियासत में जो हमने एक गिलाज़त का अंसर शामिल कर लिया बदकिस्मती के साथ, माजी में ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ एक मनफी प्रोपेगेंडा और गैर अखलाकी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, और अब तक पाकिस्तान की सियासत में वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों या बेगम नुसरत भुट्टो हों या मरियम नवाज साहिबा हों, या इवन उसके बाद भी हमने सियासी लीडर्स को, ख़वातीन को, किसी को नहीं छोड़ा। ये पाकिस्तान के अंदर मिसाक़ जमहूरियत के बाद कुछ सूरत हाल संभली थी, हमें कुछ ऐसी चीज़ें कम नज़र आना शुरू हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन एक बार फिर गुज़श्ता चंद हफ़्तों से इसमें बहुत तेज़ी और शिद्दत के साथ देखा जा रहा है, और इसमें हर कोई अपना अपना किरदार जो है कि वो बढ़ चढ़ कर शामिल कर रहा है। कि हम ऐसे रवैयों से कैसे जान छुड़ा सकते हैं? क्या हमारा कानून, हमारी अखलाकियात और हमारी अक़दार इसकी इजाज़त देती हैं? ये वो मौज़ूआत होंगे जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमें अलीना शिगरी जो सीनियर एंकर पर्सन है, हमारी कुलीग भी हैं, वो ज्वाइन कर रही हैं, और इनके साथ साथ डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रिसर्चर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अलीना, आपसे मैं शुरू करता हूँ। पाकिस्तान की सारी सियासत आपने देखी हुई है, जितने भी अच्छे पहलू हैं वो भी हमारे सामने हैं, मनफी पहलू भी हमारे सामने हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसी तमाम गैर अखलाकी चीज़ें जिनको हम अपने ड्राइंग रूम्स के अंदर भी डिस्कस करना पसंद नहीं करते, उनको हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर और फिर ज़राए अबलाग में जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है, आप समझती हैं कि इसमें किसका कसूर है और हमें किस तरह से इससे निकलना चाहिए? बहुत शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पर गुस्से और इख्तिलाफ का इजहार एक दूसरे की माँ, बहन, बेटी को गाली देकर किया जाता है, और इसमें कुछ नहीं। जिस तरह से सियासी हलके हैं, जलसों में आपने खुद भी जिक्र किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, जिस किस्म की डेरोगेटरी नाजेबा गुफ्तगू की जाती है, जिस तरह से ख़वातीन को टारगेट किया जाता है, ये मेरे ख्याल से वो एक माइंडसेट की अकास है। एक हमारे एक वो माशरती तौर पे हम किस हद तक एक बीमार एक सोच को जो है वो फरोग दे रहे हैं अपने माशरे में, ये उसकी अकास है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। सियासतदान भी को भी नहीं छोड़ा गया, सहाफ़ियों को नहीं छोड़ा जाता, जुडिशरी को जिस तरह से टारगेट, आपको पता है जस्टिस आयशा मलिक को जिस तरह से टारगेट किया गया, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। विमेन, यू राइट व्हेन यू से they're the easiest target। खालिद साहब, सबसे एक आसान तरीन हदफ होती है खातून, चाहे नवाज शरीफ साहब की जो एहलिया थी नॉन पॉलिटिकल थी, लेकिन उनको इसलिए टारगेट किया जाता था क्योंकि ओपोनेंट नवाज शरीफ था। इमरान खान साहब की एहलिया नॉन पॉलिटिकल, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनको टारगेट किया जाता है क्योंकि ओपोनेंट इमरान खान है, मुखालिफ इमरान खान है, उनसे मुखालफत का इजहार करना है, लेकिन उनकी बेगम को जो है वो टारगेट किया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा के बारे में जिस किस्म के रिमार्क्स खुद साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जलसे में, भरे जलसे में लोगों के भी दरमियान रह के आपने कहा कि जी नाम मेरा ज्यादा ना लिया करो, आपको याद होगी वो गुफ्तगू रिपीट करते हुए बहुत ही शर्म आती है जिस किस्म के रिमार्क्स दिए जाते हैं खवातीन के बारे में। एंड अनफॉर्चुनेटली खालिद साहब, इसमें मैं समझती हूँ देयर आर टाइम्स के हम खवातीन भी कहीं ना कहीं इसमें इस अमल में शरीक होती हैं, या बाय कीपिंग साइलेंट, खामोश रहती हैं, जो कि बोलती नहीं है दीगर सियासी पार्टियों से जिनका ताल्लुक होता है। अगर आप पार्लियामेंट जैसे एक अहम तरीन इदारे में आप एक जुमले कसे जाएं खवातीन पर, और दीगर जो दूसरी पार्टियों के मुखालिफ जो जमातों की वो कह के लगाएं या वो खामोश रहें, कलेक्टिवली एक रिस्पांस ना नजर आए, तो इससे और भी ये चीजें फरोग पाती हैं। आपको याद होगा न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन, उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह से उनको खिराज तहसीन पेश किया, जिस तरह से उनको एक सियासत में आने वाली खवातीन के लिए एक बेहतरीन मिसाल करार दिया, हमारे यहाँ पे एक तवील अरसा है और एक ये वतीरा बन चुका है सियासतदानों का, फ्रॉम ड्रॉपिंग पिक्चर्स, वो जो एयर ड्रॉप किए जाते थे, और उसके बाद से लेकर ये सिलसिला ना रुकने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ डिबेट जो है वो होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव, जहां पर आप एजुकेट करें। और खालिद साहब, हम सब जानते हैं कि टोन जो है वो
टॉप से सेट होती है। आप अपने जो लीडरशिप है, सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, वो अगर इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो वो ट्रांसलेट हो रहा है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो आपके सपोर्टर्स उसी किस्म का रिएक्शन हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उसका सामना करना पड़ता है। नवाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, 21 अक्टूबर के जलसे में बगैर नाम लिए अपने ओपोनेंट का, लेकिन वो टारगेट क्या कर रहे हैं कि जी हमारे जलसों में जो है वो खवातीन नाच गाना नहीं करती हैं। तो इस किस्म की अगर रिमार्क्स आप देंगे तो नेचुरली ये हर पार्टी का मसला है, और हर पार्टी, हर सियासतदान का ये एक वतीरा बन चुका है। और जिस तरह से जातियात पर हमले और किरदार कुशी खवातीन की जा रही है, मेरे ख्याल से ये एक बीमार सोच की को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। डॉक्टर सादिया कमाल साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अलीना ने बहुत राइटली सेड के बीमार जहनीत की अक्कासी करती है। आप रिसर्चर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, दरस व तदरीस के साथ भी वाबस्ता हैं, कि आप समझती हैं कि हमारी तरबियत में कहीं कमी रह गई है बतौर एक कौम के कि हम हर एक दिहाई के बाद दोबारा सर्कल टू ज़ीरो वापस चले जाते हैं और फिर हम ख़वातीन के साथ जो रवैया अपनाते हैं, और ये कौमी सतह के ऊपर जहाँ पे हमारे इदारों ने बहुत सा स्टैंड लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे तमाम की तमाम आंखें कान बंद करके बैठे हुए हैं। और जिस अंदाज के अंदर डिबेट इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर चल रही है, वो किसी तौर के ऊपर ना देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। बहुत अहम ये इशू है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में इसको उस कदर अहम गर्दाना भी नहीं जाता। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि खवातीन की बीट एक सॉफ्ट बीट है। दर हकीकत ये बीट सख्त बीट होती है, सॉफ्ट बीट हरगिज नहीं होती। जहाँ तक ये बात है, ये सोसाइटी में अगर हम देखें तो एक पिदर सिरी सोच है, और वो पिदर सिरी सोच हमें बहुत शुरू से भी नजर आती है। आप देख लें कि पहली ताजिर आपको इस्लाम में जो खातून नजर आएंगी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नजर आएंगी। जंग लड़ी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, लेकिन आपने ये भी देखा कि हजरत आयशा के ऊपर भी बहुतान बांध दिया गया। तो हमारे यहाँ ये बहुत आसान समझा जाता है। और उसके बाद हम जब पाकिस्तान की तारीख देखते हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर उसके अलावा जब हम इस्लामी ममालिक में जाते हैं तो उसमें आप देखें हसीना वाजिद हैं और खालदा जिया हैं, आसमा जहांगीर हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज हों, इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किए। लेकिन इनको फौरन ही आप औरत को हमेशा आपने दूसरे शहरी के हैसियत से एज एन ऑब्जेक्ट आपने देखा है। और ये सोच जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा सरायत कर चुकी है, जिस तरह खून रगों में सरायत करता है। सिर्फ इसमें ही नहीं, आप जाके देखें जो अभी मिसालें दी हैं पार्लियामेंट में, आप जाके अभी जो पिछले कुछ अरसे की मिसालें आप देखें कि शहरी रहमान को किस तरीके से, बल्कि शहरी मजारी को किस तरह से नाम लेके पुकारा जाता था। और उसके अलावा वहां पर पार्लियामेंट में हमने खुद खवातीन से देखा, आप खवातीन को किस तरह से पुकारते हैं बुरे बुरे अलकाबात से। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक पेट्रियार्कल सोच है, और इस पेट्रियार्कल सोच का सद्देबाब जरूर होना चाहिए। इसमें अहम किरदार हमारे इदारों का है। आप देखें खवातीन के लिए एक कोकस इदारा बना, उस कोकस इदारे ने अब तक क्या किया है। और उसके अलावा जो हमारे इदारे, खास तौर पर अगर हम ये जो इंस्टीट्यूशंस की बात करें जिसमें हमारी दरसगाहें हैं, उन दरसगाहों में आप देखें कि क्या क्या होता है हमारी खवातीन के साथ, किस तरह से उन्हें एक्सप्लॉयटेशन का, हैरासमेंट का शदीद तरीन उनको सामना रहता है। मैं ये समझती हूँ कि ये पूरा सिस्टम जो है, अखलाकियात अगर हम देखें तो हमारी बहुत बहुत ज्यादा दूर जा चुकी हैं। इवन के जो एंकर पर्सन्स हैं, बहुत जल्दी उन एंकर पर्सन को टैगिंग कर दिया जाता है। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि कितनी एंकर पर्सन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, काफी ऐसी हैं जिनको इस तरह से, तो मुझे ये नहीं समझ आती जब आप औरत के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाते हैं और बातें करते हैं तो उस वक्त आप ये भूल जाते हैं कि आपने खुद एक औरत की कोख से जन्म लिया है। तो औरत के ऊपर नाम रखना बहुत आसान हो जाता है। जब भी कोई औरत हमारे माशरे में तरक्की करने लगती है तो आप हमेशा ही उसको कह देते हैं कि इसने तो अपने खूबसूरती की वजह से तरक्की की है, ये तो इस वजह से आगे आई है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसको संजीदा तौर पर लिया जाना चाहिए, और इसमें सबसे अहम किरदार हमारे इन इदारों का भी है। और ख़ास तौर पर अखलाकियात की बात हम करते हैं तो उन अखलाकियात को हर एक का फ़र्ज़ है। सिर्फ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो
افراد سے بنتے ہیں، اور جب تک ہم انفرادی طور پر یہ کوشش نہیں کریں گے تو وہ اجتماعی طور پر ہم کبھی بھی عورت کو وہ درجہ نہیں دے سکتے۔ ایک اور بنیادی کویسچن میرے ذہن میں ہے، دونوں کے لیے میں چھوڑے جاتا ہوں، ہمارے 3-4 منٹ ہیں باقی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ریاست نے کچھ عمل کروانا ہو کسی چیز کے اوپر کہ کس کا نام لینا ہے، کس کا نام نہیں لینا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، تو وہ عمل کروا لیتی ہے۔ کیا اس وقت یا اس سے پہلے بھی 80-90 کی دہائی میں یا 60 کی دہائی میں جو کچھ بھی ہم نے سیاست کے اندر یہ غلاظت بھری ہے، کیا ریاست نہیں اگر چاہے تو کیا اس کو نہیں روک سکتی؟ اور اگر روک سکتی ہے تو پھر یہ سب کچھ جو چل رہا ہے کیا اس کے اندر ریاست یا ریاستی اداروں کی بھی کہیں نہ کہیں نیم رضامندی شامل ہے؟ تو اس سے کیسے ہم جان چھڑا سکتے ہیں؟ علینا فرسٹ یور ٹیک، اور پھر سعدیہ کمال آپ بھی اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا۔ میرے خیال سے اگر آپ نے صحیح کہا کہ اگر ریاست چاہے تو بالکل نافذ کروا سکتی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے، اگر تو ول موجود ہو تو کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ کمپلیسٹ جو ہے وہ ریاست بھی دکھائی دے رہی ہے، چاہے وہ ایک اسٹے ایٹ ہوم مدر ہو، خالد صاحب ایک جو گھریلو خاتون ہو یا پھر ایک ورکنگ وومن ہو۔ میرا خیال سے خاتون کی عزت، اس کا احترام، اس کا تحفظ یقینی بنانا ریاست سمیت تمام انڈیویجولز کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمیں بھی بطور مطلب ایک انسٹیٹیوشن ہماری بھی ذمہ داری ایک اس معاشرے میں رہ کے ایک فورتھ پلر کے طور پہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے 2 مہینے دور 2-2.5 مہینے میں ہمیں الیکشنز کی طرف ایک ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا۔ سو اس الیکشنز کے ماحول میں سیاسی اور ڈیبیٹ ہونی کیا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو کس طرح سے ہم نے ان کے وہ منشور پہ ایک ڈیبیٹ لے کر چلنی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو پھر کیا چاہیے کہ وہ اپنے اس وقت جو فالوورز ہیں، اپنے سپورٹرز ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی طرف لے کر آئیں، نہ کہ وہ خواتین کو ٹارگٹ کریں۔ اور آپ ابھی ڈاکٹر سعدیہ بھی جس طرح سے بات کر رہی تھی، بالکل فیس کیا ہے، اینکر پرسنز ہو، صحافی ہو، خواتین صحافی، سب فیس کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا خالد صاحب، ابھی ریسنٹلی نگراں وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب سے جب میں نے پریس کانفرنس کے دوران سوال کیا تھا، وہ سوال ایک سابق وزیر اعظم کو جو کہ کانوکٹ بھی ہیں ان کو پروٹوکول دینے سے متعلق تھا، لیکن اس پر انوار اللہ کاکڑ صاحب کا جب جواب آیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جس طرح سے مجھے ٹارگٹ کیا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ سپورٹرز جو ہے وہ بالکل ایک سوشل میڈیا پہ انکنٹرول میڈیا میں ول ہونی چاہیے، سیاسی سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر ایک ول ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر سعدیہ، ویری کوئکلی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ریاست اگر چاہے تو اس سارے ٹرینڈز کو روک نہیں سکتی میڈیا کے اوپر؟ کہا ہے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ ماں کا کردار بہت افسوس کی بات ہے ادا نہیں کر پا رہی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں آئین دیا گیا، کہاں ہے وہ آئین؟ آئین کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں، محض کاغذ سمجھ کے اسے پھینک دیا گیا۔ ہاں، یہاں پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ریاست ویاست یا مختلف سیاسی پارٹیاں صرف اپنے اپنے ایجنڈے، اپنے اپنے مفادات کی خاطر کھیل رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں، مجھے بینگ جرنلسٹ یہ بولنے میں آر نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو اٹھا کر اندر بند کر دیا۔ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کس عمر کے حصے میں ہیں اور کس طرح کی بزرگ خواتین ہیں یا کوئی بیماری کا شکار ہیں۔ آپ نے ان خواتین کا منہ بند کر دیا۔ تو ریاست جب اپنے مطلب پہ آتی ہے تو وہ خوب بند کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے اپنے آئین کے مطابق اور ایتھیکلی، آپ کے اخلاقیات، آپ کی روایت، آپ کی ثقافت کے مطابق آپ چاہیں تو اسے بہترین اور مہذب طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے اور ایڈمنسٹریٹو ول ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ کمال آپ کا، علینا شکریہ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ صرف اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کریں گے کہ ہمارے ایف آئی اے، ہماری پیمرا، ہمارے تمام ادارے جو ہیں کہ وہ جہاں چاہیں عمل کروا سکتے ہیں کہ چیزوں کو کس طرف لے کے جانا ہے، لیکن اس کے لیے ول کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں خاص طور کے اوپر خواتین کی نسبت کے حوالے سے جو کچھ کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا ہو یا جو بھی کارروائی ہو، اس کے اوپر ضرور سب کو اپنی کان اور آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، مگر نہ ہم اخلاقی طور کے اوپر بہت ساری معاملات جو ہے قدم پھلانگ کر لیں گے جو ہماری قوم کے مستقبل کے لیے بھی شاید اچھا نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔